देखिए, दर्शन चैप्टर पढ़ना आप लोग को। ओवरव्यू ऑफ फीचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ फीचर स्किल, ठीक है। किसी काम को करने के लिए आज जो स्किल की रिक्वायरमेंट हो रहा है या फिर हो सकता है वह स्किल फ्यूचर में आउट डाटा हो जाए, ठीक है। इसीलिए नेसेस्कम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आईटी प्रोफेशनल खुद को इनरोल कर सकता है, ठीक है। और आईटी रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका एआई है, ठीक है, उसी का फुल फॉर्म मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई इमेजरी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, ठीक है। टीचर स्किल आईटी प्रोफेशनल के लिए अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसे 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि टीचर स्किल को कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो क्या बताओगे आप इसे? 19 फरवरी 2018 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे दे रहा आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जैसे आईओटी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में दे रहा है, ठीक है। दे रहा आईओटी का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका इस्तेमाल सेंसर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो मतलब आईओटी का यूज करते हैं तो मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब है इंटरनेट से कनेक्ट हुए वो सभी चीजें जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, या फिर स्मार्ट वॉच हो गया, घर में लगा आपका फैन, ठीक है, और कार आदि। इन सभी चीजों को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। केविन एडिसन को आईओटी का आविष्कारक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्योंकि इन्होंने 1999 में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब आईओटी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कब और किसके द्वारा किया गया था? तो केविन एडिसन के द्वारा 1999 में किया गया था, ठीक है। आगे दे रहा है कि आईओटी कैसे काम करता है। तो जिस तरह इंटरनेट ने हमें वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से जोड़कर हमारे काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है, उसी तरह से आईओटी का पर्पस एक टाइम में कई डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ने, इसे कनेक्टिविटी को दूसरे लेवल तक ले जाना। इसमें ह्यूमन से मशीनी और मशीनी से मशीनी आपस में कन्वर्सेशन यानी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आईओटी एक तरह से देखा जाए तो जो भी इंटरनेट से रिलेटेड डाटा वाटा होती है उसके एकत्रित करके और मानव तक पहुंचाने या फिर बातचीत करने में उसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। आगे दे रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फायदे। इजी एक्सेस, आईओटी को एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आईओटी की मदद से हम दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट डिवाइस की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आप जो भी इंटरनेट से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं तो उसके लिए भाई स्मार्ट फोन या फिर आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस होना चाहिए ना। ऐसे तो आप मान लीजिए नॉर्मल फोन से तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। तेरा जिसकी मदद से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को आसानी से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन, आईओटी ऑटोमेशन को काफी बढ़ावा देता है, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि जिन कामों को करने के लिए इंसान की जरूरत ना पड़े, आईओटी के डिवाइस ऑटोमेटिकली आप मतलब अपने आप ही किसी काम को पूरा करने में क्या सक्षम है। जिस प्रकार से अगर रोबोट को देखा जाए, जो इंसान जो कार्य को इंसान करता है, रोबोट आसानी से कार्य को क्या कर रहा है? इस टाइम में कर दे रहा है, ठीक है। मॉनिटर्स, आईओटी का उपयोग करके हम किसी भी तरह की चीज को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हवा की मात्रा को मॉनिटर करना, ठीक है, तापमान को मॉनिटर करना, फिर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना और अपने प्रोडक्ट की निगरानी करना, ठीक है। इन सभी चीजों का आप विशेष करके क्या कर सकते हो? निगरानी कर सकते हो। ये आगे दे रहा है स्पीड, आईओटी डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने की जो गति होती है क्या होती है? काफी तेज होती है, ठीक है। ये डिवाइस बहुत तेज गति से डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आगे दे रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नुकसान, मतलब जो आपका आईओटी है उससे नुकसान क्या है। तो पहला दे रहा आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मतलब
आईओटी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें सिक्योरिटी का अभाव देखने को मिलता है। मतलब जो भी आप आईओटी से जो भी वर्क कर रहे हो या जो भी सुविधा आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसका नुकसान भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। आगे दे रहा यदि यूजर का डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता तो आईओटी के ज्यादातर डिवाइस इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण इन डिवाइसों को हैकर के द्वारा क्या किया जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है। जिसके कारण हैकर यूजर के डाटा को क्या कर सकता है, आसानी से चुरा सकता है। अभी कल साइबर सिक्योरिटी में चीजें बताई गई थी कि अगर मान लीजिए उसमें सिक्योर नहीं है, मतलब आपकी जो भी साइट है, मान लीजिए वेब बेस्ड हो रहा था अटैक और ये क्या हो रहा था, सिस्टम बेस्ड अटैक, ठीक है। तो अगर आप अपने जो भी फाइल या साइट को रखे हो, अगर उसको मान लीजिए आप सिक्योर करके नहीं रखे तो क्या होगा, हैकर उसको हैक कर सकता है, ठीक है। मतलब आपकी जो भी डाटा है वो क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी आईओटी में टेक्नोलॉजी को डिजाइन करना, उनको डेवलप करना और उन टेक्नोलॉजी को मेंटेनेंस करना काफी क्या होता है, मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आगे दे रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आजकल ज्यादातर कार्यों को आईओटी से चलने वाली मशीनों के द्वारा पूरा किया जा रहा है, जिसके कारण लेबॉक्स वर्क की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। मतलब आज के टाइम में देखा जाए तो ज्यादातर मतलब कार्य किससे हो रहा है, हमारा मशीन द्वारा ही हो जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जिस काम को 10 लोग मिलकर करते थे, अगर एक ही मशीन वहां लगा दी जाए तो क्या हो रहा है, आपका वर्क हो जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। भाई मान लीजिए वैसे 10 लोगों के घर का रोजगार हो जाता था ना, काम चलता था, वैसे मशीन तो अकेले कर रही है। अब जहाँ 10 लोग 20 लोग काम करते थे, देख रहे हो रोबोट को लगा करके फिर इस काम को करा दे रहे हो, ठीक है। तो इससे हमारा ये भी एक प्रकार का नुकसान ही है, देखा जाए तो, ठीक है। फिर दे रहा है बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो इंटरनेट पर प्रत्येक यूजर डाटा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय, ठीक है, जीपीएस टाइप सिस्टम का यूज करके ट्रैवल करते समय आदि, इन सभी डाटा के कलेक्शन को बिग डाटा कहा जाता है, ठीक है। बिग डाटा का एक तरह से मतलब समझो कि इंटरनेट पे जो भी ऑनलाइन डाटा को एकत्रित किया जाता है वही आपका बिग डाटा कहलाता है, ठीक है। बिग डाटा एनालिटिक्स में इन सभी डाटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि कोई पैटर्न या कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, ठीक है। एनालिटिक्स का यूज करती है, बिग डाटा एनालिटिक्स को कई सेक्टर्स में अप्लाई किया जाता है, जैसे आपका बैंकिंग, हेल्थ सिस्टम, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग दे रहा, ठीक है, एजुकेशन हो गया। इन सब में आप क्या करते हो, सोशल मीडिया होता है, इस सब में बिग डाटा का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से दे रहा आगे टाइप्स ऑफ बिग डाटा, मतलब बिग डाटा के प्रकार। तो पहला क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसको संग्रहित करना और एक्सेस करना क्या होता है, उनका बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। यह डाटा सामान्य प्रारूप में होता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल बिजनेस फील्ड में अधिकतर किया जाता है, ठीक है। यदि जो आपका स्ट्रक्चर डाटा होता है उसका यूज ज्यादातर करके बिजनेस के फील्ड में किया जाता है, क्योंकि ये डाटा क्या होता है, आपका सिंपल होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर डाटा तो इसमें किसी भी तरह की कोई निश्चित फॉर्मेट या प्रारूप का स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसी कारण इसको प्रोसेस करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें विशेष रूप से अधिक डेटा का कलेक्शन होता है, इसमें सभी प्रकार की फाइलें, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल हो गई, ठीक है, इमेज हो गया, फाइल्स हो गया, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ठीक है, या सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, इत्यादि इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब जो एक तरह से कहा जाए कि जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा उसमें हर तरह की डाटा क्या होती है, संग्रहित होती है, ठीक है। उसके बाद से दे रहा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो इसका निर्माण दोनों तरह के डाटा से मिला करके होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है यहाँ दोनों डेटा का मिक्स होता है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड डाटा व कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को मतलब देखने को मिलते हैं। इसमें मात्र दोनों प्रकार के डाटा सेट मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और पूछ ले कि आपका वेब एप्लीकेशन किस प्रकार का डाटा सोर्स था, आप क्या बताओगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। आगे दे रहा है बिग डाटा के लाभ, ठीक है। तो इसकी मदद से कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से डिसीजन मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से कंपनी में एरर्स जैसे प्रॉब्लम को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बिग डाटा के यूज से आप लोगों की पसंद नापसंद को मालूम कर सकते हैं और साथ ही कस्टमर सर्विस में भी सुधार होता है, ठीक है। इसके इस्तेमाल से आपकी योग्यता भी बढ़ती है और बिग डाटा की यूज से टाइम की भी क्या होती है, बचत होती है, ठीक है। आगे दे रहा बिग डाटा के नुकसान क्या है, तो बिग डाटा को स्टोर करने के लिए अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे दे रहा है कि बिग डाटा का उपयोग गलत कार्यों में भी हो सकता है। बिग डाटा शोषण
मतलब सामाजिक संतुष्टि को बढ़ाने में क्या होता है, मदद करता है। बिग डाटा का एनालिसिस करना यूजर की गोपनीयता के लिए की अपेक्षा क्या मतलब उपेक्षा करता है, ठीक है। ये अगर आप बिग डाटा का एनालिसिस कर, करते हो तो यूजर की गोपनीयता के लिए मतलब गोपनीयता के नियम की क्या करता है, उपेक्षा करता है, ठीक है। बिग डाटा ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड के रूप में ही होता है, जिसे वजह से इसको एनालिसिस करना क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। देर आर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में देखिए, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आपका डाटा स्टोरेज हो गया, सर्वर, डाटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर आदि। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की हेल्प से फाइल को क्या करता है, रिमोट डाटाबेस में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर इंटरनेट का यूज करके उन्हें एक्सेस भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी जो क्लाउड मतलब कंप्यूटिंग द्वारा आपकी जो डाटा को एकत्रित किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है, जो करने को उसको इंटरनेट द्वारा भी यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है। मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होता है उसकी जो प्राइस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। आगे दे रहा है एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें कॉस्ट दे रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, परचेज करने की कॉस्ट को मतलब कम रखता है, ठीक है। स्पीड, इसमें रिसोर्स को मिनट में एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हम बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी दे रहा है, तो क्लाउड सेलर हमारे डाटा सिक्योरिटी को स्टोर करने वाली पब्लिक, ठीक है, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल का एक व्यापक सेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या दे रहा है आपका, रिलीजिबिलिटी, ठीक है। डाटा बैकअप और रिकवर्स की निरंतरता के लिए कम एक्सपीरियंस है और बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ क्लाउड आपके कितने प्रकार के दे रहे हैं, तीन प्रकार के, ठीक है। पहला दे रहा है पब्लिक क्लाउड, तो इसका यूज कोई भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है आपका, प्राइवेट क्लाउड, या किसी एक कंपनी या पर्सन के पर्सनल यूज के लिए यूज होता है, ठीक है। और हाइब्रिड क्लाउड जो दे रहा है, तो हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। या पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड से मिलकर बना होता है। इस क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों की विशेषताएं होती है, ठीक है। मतलब जो आपका हाइब्रिड क्लाउड होता है वो पब्लिक और जो आपका मतलब प्राइवेट, दोनों प्रकार के क्लाउड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आगे दे रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, ठीक है। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। IaaS करके दे रहा है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटर स्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। यह एक ऐसा सर्विस मॉड्यूल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ ले कि किसके माध्यम से, मतलब किस इंटरकनेक्टेड सर्विस के माध्यम से यूजर को मतलब नेटवर्किंग प्रोवाइड की जाती है, तो आप क्या बताओ, IaaS करके, ठीक है। फिर PaaS मतलब फर्स्ट का पूरा नाम क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या करे, बना सके, ठीक है। या फिर मैनेज कर सके तथा डिलीवर कर सके, ठीक है। आगे से रहा मतलब इसका पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। यह एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस, इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से अगर ऑनलाइन किसी सर्विस को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वहां पे मतलब आपका मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे दे रहा है विजुअल रिलेटिविटी, ठीक है। विजुअल रिलेटिविटी का अर्थ होता है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी चीज का अनुभव कराना जो एक्चुअल में मौजूद नहीं है, ठीक है। यह उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मैनिपुलेशन करने और उसके माध्यम से उसे नेविगेट करने की योग्यता का एहसास कराता है, ठीक है। विजुअल रिलेटिविटी का प्रयोग अक्सर 3D वातावरण, हाई विजुअल, मल्टीमीडिया आदि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। विजुअल रिलेटिविटी आपको कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराता है, ठीक है। आगे यूज ऑफ विजुअल रिलेटिविटी, ठीक है। इसका यूज दे रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए वीडियो गेम्स में विजुअल रिलेटिविटी का
उपयोग किया जाता है, क्योंकि विजुअल वीडियो गेम्स में जो दृश्य होता है वहाँ बिल्कुल वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है। आगे जरा शिक्षा के क्षेत्र में भी विजुअल रिलेटिविटी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों पर अधिक संवेदनशील और उपयोगी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे दिखा रहा है मनोरंजन वाले क्षेत्र में विजुअल रिलेटिविटी ने कमाल कर दिया। आज के समय में आप सभी 3D मूवी, ठीक है, टीवी शो देखने ही देखते ही होंगे, जो कि बहुत ही अद्भुत है, जो यूजर को एक जीवन और एक जीवन और लगभग वास्तविक संगत की, ठीक है, अनुभव कराता है। ठीक है। मेडिकल वाले क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत उपयोग में आ रहा है। ठीक है। इसकी मदद से आजकल सर्जिकल, ठीक है, टेक्निकल बहुत आसान हो गया है। ठीक है। विजुअल रियलिटी के माध्यम से छात्रों को किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग आसानी से समझाई जा सकती है। ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो इससे क्या हो रहा है, हर चीजें एक तरह से देखा जाए तो आसान होती जा रही है। ठीक है। चाहे आप उसको किसी भी क्षेत्र में देख लो, विजुअल रियलिटी का मतलब ये समझो कि जैसे उस चीज को फील कराया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, जो रियल में उसमें होता नहीं है, लेकिन वो कैसा प्रतीत होता है, रियल जैसा प्रतीत होता है। जैसे आप गेम या मूवी भी देखते हो ना, उसपे ऐसा फील होता है ना कि रियल में आपके सामने घटना हो रही है, लेकिन क्या रियल में ऐसा होता नहीं है ना, बस इसको उस तरह से दिखाया जाता है ताकि आपको ऐसा रियल फीलिंग हो। ठीक है। बाकी आगे क्या दिखा रहा है आपको, फीचर और विजुअल रिलेटिविटी, इसकी विशेषता है। पहला दे रहा है इमर्सन। ठीक है। इमर्सन यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा लगता है जहाँ वास्तविक में मौजूद है और वातावरण में क्या है ना, जी है। ठीक है। और इंटरेक्टिव में क्या होता है, तो विजुअल रिलेटिविटी यूजर को विश्व के साथ इंटरनेट इंटर इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। यूजर वर्चुअल वर्ल्ड में वस्तुओं को पकड़, देख, सुन और अन्य क्रियाएं भी कर सकता है। ठीक है। आगे दे रहा है एक्सप्लोरेबल। ठीक है। यह तकनीकी सभी चीजों को ज्यादा विस्तार से दिखाने का काम करती है, ताकि आप सब कुछ अधिक से अधिक एक्सप्लोर कर सके। ठीक है। आपको यहाँ सब सच में क्या होगा, रियल लगेगा। ठीक है। आप जो भी चीजें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपकी जो भी घटना है जो आपके सामने रियल हो रही है। ठीक है। अब इसके बाद से आपका क्या दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। क्या एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका उद्देश्य मशीनों में मानव जैसे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी इंटेलिजेंस मशीन को बनाने में किया जाता है, जो एक ह्यूमन की तरह व्यवहार कर सके। ठीक है। ह्यूमन की तरह सोच सके और निर्णय लेने में क्या हो, सक्षम हो सके। ठीक है। अब दे रहा हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार 1956 में जॉन मैकार्थी ने किया था। ठीक है। जो आर्टि एआई के जो जनक होते हैं, ठीक है, उनके क्या बोला जाता है, उनके जनक का नाम है जॉन मैकार्थी। ठीक है। ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सोच के बताना। ठीक है। जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और क्या थे, रिसर्च शोधकर्ता थे, रिसर्च करता थे। ठीक है। उन्होंने 1956 में क्या किया था, डार्क माउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया था। वह उन्होंने आर्टिफिशियल के बारे में क्या किया था, इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी। ठीक है। आर्टिफिशियल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई कॉमर्स के क्षेत्र में। ठीक है। तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी किया जाता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल अमेजोन कंपनी करती है। इसकी मदद से एप्स और वेबसाइट में क्या होता है, चैट बॉक्स का निर्माण किया जा सकता है। चैट बॉक्स सीधे कस्टमर से बात कर सकता है। इसके लिए हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ऑनलाइन किसी से बात करनी है तो क्या उसके बीच किसी मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, नहीं ना, चैट बॉक्स आप कर सकते हो। ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में दे रहा है, तो एआई तकनीकी का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा लोगों तक क्या किया जाए, पहुंचाया जा सके। ठीक है। इसके द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सकता है। ठीक है। एनिमेशन और ग्राफिक्स समझ रहे हो ना, ठीक है, जो आप लोगों को अभी पढ़ाया गया इंग्लिश वाले में। ठीक है। एआई तकनीकी
प्रोडक्टली और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जिसकी मकसद शिक्षा को और आसान बनाना है। ठीक है, मतलब जो एआई के क्षेत्र में शिक्षा का जो महत्व है, उसका मेन मकसद है कि शिक्षा को क्या किया जाए और जितना बेहतर से बेहतर उसको बनाया जा सके। ठीक है, आगे दे रहा है ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में। ठीक है, इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स को कम करने के लिए भी किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में किया जा सके, क्योंकि मनुष्य 24 घंटे किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन एआई के डिजिटल डिवाइस या मशीनी 24 घंटे तक काम को करने में क्या होगी, सक्षम रहेगी। ठीक है, या सक्षम है भी। ठीक है, इसके बाद से दे रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका प्रयोग खेत में मतलब फसलों और मिट्टियों की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, एआई तकनीकी की मदद से सॉइल मतलब मिट्टी को कमियों को पहचाना जा सकता है, मतलब मिट्टी में जो भी उर्वरक कमी हो या जो भी कमी हो, तो उसको भी एआई के माध्यम से क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और उस मिट्टी में सुधार किया जा सकता है, ताकि अच्छी फसल क्या हो, तैयार हो। ठीक है, आगे जरा गेमिंग के क्षेत्र में, तो गेम में भी एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे कि चेस और पजल्स के गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एआई के पास सोचने की क्षमता होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल दिमाग वाले खेलों में भी किया जाता है। ठीक है, बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा LIPS। ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग, आर का मतलब प्रोग्रामिंग दे रहा है। ठीक है, पाइथन हो गया, जावा हो गया। ठीक है, इन सभी लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया। ठीक है, प्रोलोग जो दे रहा है ना, ये एआई का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, उसके बाद से आगे जो दे रहा है सोशल सोशिकल एंड मोबाइल। ठीक है, इसको अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है।